गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ चुके हैं किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है पूरी यूरोप में चेंज लाना शुरू कर दिया। तो अब जब चेंज आने लगा तो उस चेंज ने यूरोप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वहाँ के लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ लोग जो थे वो चेंज लाना चाहते थे, बट कुछ लोग इसके फेवर में नहीं थे। ठीक है कि ये कौन कौन से ग्रुप थे? रेडिकल्स, लिबरल एंड कंजर्वेटिव। जो रेडिकल्स और लिबरल थे वो लोग सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, बट जो कंजर्वेटिव्स थे वो सोसाइटी में कोई चेंज नहीं लाना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे 19वीं सेंचुरी की तरफ हम लोग आए तो जो कंजर्वेटिव्स थे उन लोगों ने महसूस किया कि सोसाइटी में क्या है, चेंज आना चाहिए। उसके बाद फिर जब आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो उसने भी बहुत सारे चेंजेस लाने शुरू कर दिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो है जो लोग थे, जैसे मैन और जो बच्चे थे वो भी सब कहाँ जाने लग गए, वो फैक्ट्री की तरफ जाने लगे। ठीक है, बट उनकी क्या थी, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। क्योंकि उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो तो बहुत ज़्यादा थे, बट उनके जो डेली वेजेस था वो बहुत कम था, यानी उनकी मजदूरी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे चेंज आने लगे धीरे धीरे। उसके बाद यूरोप में क्या है, सोशलिज्म आया। ठीक है, तो समाज में क्या हुआ कि जिसमें क्या था सोशलिज्म में कि जो सोसाइटी है उसके ऊपर जितनी भी संपत्ति है वो सब क्या है, सभी लोगों में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग सबके व्यूज़ थे। कुछ समाजवादी जो थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। वो ये नहीं चाहते थे, ठीक है, वे संपत्ति पर निजी नहीं होना चाहिए, ये मानते थे कि किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों की संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है वो हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने बहुत सारे तर्क पेश किए। उन्होंने कहा है कि जो आज का ये सोसाइटी है, उस टाइम की जो सोसाइटी वो पूंजीवादी समाज थी। ठीक है, और जो फैक्ट्री में जितनी भी पूंजी में लगी हुई पूंजी थी उस पर सिर्फ पूंजीपतियों का ही जो है उनका अधिकार था। लेकिन क्या है, जो मुनाफा कहाँ होता था, बेनिफिट तो पूंजीपति होता था, बट क्या होता था कि मज़दूरों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो कार्ल मार्क्स ने ऐसी सोसाइटी का फेवर किया है जिसमें क्या है कि जो है सारी जो सोसाइटी में जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जितनी भी प्रॉफिट होगा, वो सब किसमें, मज़दूरों का भी हिस्सा होगा इसमें। ठीक है, उन्होंने इसको किस नाम से बताया है, कम्युनिस्ट सोसाइटी के नाम से। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे समाजवाद के लिए समर्थन, यानी सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म के लिए किस तरीके से सब ने सपोर्ट किया। By the 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। जैसे जैसे 1870 का जो युग आया तो सोशलिज्म का जो पूरा आइडिया था वो पूरे यूरोप में फैलने लगा। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्मेड एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। जो क्या हो रहा, अपने जो उनके खुद के प्रयास थे उनकी वजह से जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी जो थे, वो एक क्या हो गए, इंटरनेशनल बॉडी बन गए। ठीक है, और जिसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सेकंड इंटरनेशनल का नाम दिया। ठीक है, यानी उनको क्या नाम दिया, द्वितीय इंटरनेशनल का नाम। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। जो जर्मनी के और इंग्लैंड के मजदूर थे उन्होंने क्या किया कि अपने वर्किंग आवर्स में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फाइट मीन्स उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने संगठन बनाने शुरू कर दिए। They set up fund to help members in time in distress and demand restriction to working hours and right to vote। उन्होंने संकट के समय जो है सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए क्या किया, इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। ठीक है, फंड स्थापित किए और काम करने के घंटे में कमी, और उन्होंने अपने लिए वोटिंग के लिए उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क closely with Socialist Democrat Party and helped it win parliamentary seat by 1905. Socialist and trade unions formed Labour Party in Britain and Socialist Party in France.
जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेट पार्टी के साथ इन संगठनों ने क्या है, बहुत अच्छे इनके रिश्ते थे, तो उन्होंने क्या किया, संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 में उन्होंने समाजवादियों और ट्रेड यूनियन जो आंदोलनकारी थे उनके साथ क्या, उनने लेबर पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना ली, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक और पार्टी का उन्होंने गठन किया। ठीक है, ऐसी एक और पार्टी बनाई। बट 1940 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन 1914 तक यूरोप में जो समाजवादी थे वो कहीं भी अपनी सरकार नहीं बना सके। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग बाय स्ट्रॉन्ग figure in parliamentary politics, their ideas did spare legislation, but government continues to be run by conservative, liberal and radicals। तो क्या हुआ, संसदीय जो राजनीति थी उनमें जो है प्रतिनिधि बहुत बड़ी संख्या में जीत रहे थे, तो उन्होंने कानून बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन जो सरकारें थी, सरकारों में क्या था, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो लिबरल्स थे और जो रेडिकल्स थे, मेनली उनका ही क्या था, उन्हीं लोगों का दबदबा था, उन्हीं लोगों की पूरी पहुंच थी। ठीक है बेटा, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज़ अ पेंटिंग ऑफ पेरिस कम्यून इन 1817। ये क्या है, पेरिस में कम्यून एक 1817 का चित्र है, पेरिस कम्यून का, और इसमें मार्च और मई 1971 के बीच जो जन विद्रोह हुए थे उनको दर्शाया गया है। ठीक है, जो छोटे छोटे लोगों ने जो विद्रोह किए थे उनको इसमें बताया गया है। यह एक ऐसा दौर है जब पेरिस की नगर परिषद मजदूरों और आम लोगों का, ठीक है, या पेशेवर जो राजनीतिक थे, कार्यकर्ताएं थे, उनको लेकर बनाई गई थी। ठीक है, जन सरकार ने कब्जा कर लिया था उस पर, और ये फ्रांसीसी सरकार में बहुत सारा क्या था, जो नीतियाँ बनाई गई थी उनका क्या विरोध किया गया था बहुत। ठीक है, लोग उनसे असंतुष्ट थे। तो इसमें जो पेरिस कम्यून को सरकारी टुकड़ियों ने क्या किया था, उन्होंने उनको कुचल दिया था। लेकिन दुनिया में जितने भी समाजवादी क्रांतिकारी थे उन्होंने की जो पूर्व पीठिका ने के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया, और पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। कौन कौन सी वो दो चीज़ें, एक तो मज़दूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ था, इसके बाद मज़दूरों के लिए लाल झंडे का जो है यूज़ होने लगा था। कम्युनाडो जो क्रांतिकारी थे ने अपने लिए यही झंडा चुना था। ठीक है, दूसरा मोर्सेस के लिए जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गई थी। ठीक है, और इस गीत को बोलते हैं, यहाँ एक गीत है, इस गीत को बोलते हैं 1792 में युद्ध के गीत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी जो रशिया की क्रांति थी, अभी कैसे आपने पढ़ा कि किस तरीके से जो सोसाइटी में वो चेंजेस आने लगे थे, लोग क्यों थोड़ी धीरे धीरे कुछ लोग असंतुष्ट हो रहे थे, कुछ क्या चेंज लाना चाहते थे। अब पढ़ेंगे हम रशियन रेवोल्यूशन, किस तरीके से रशिया में जो है वो रेवोल्यूशन आई। ठीक है, यानी लोगों ने क्रांति की शुरुआत की। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिजर्व। यूरोप में बहुत सारे क्या है पिछड़े हुए जो औद्योगिक देशों में से एक जो है वो कौन सा था, रशिया था। ठीक है, सोशलिस्ट टू द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर किसका जो अधिकार हो गया था, समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था, यानी सोशलिस्ट लोगों ने जो है रशियन गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। The fall of monarchy in February 1917 and event of October are normally called Russian Revolution। क्या हुआ था इसमें, फरवरी 1917 में जो मोनार्की सिस्टम था, यानी जो वहाँ राजशाही जो था, मोनार्की सिस्टम जो था, उसका क्या है पतन हो गया था। ठीक है, और अक्टूबर की जो घटनाएं हुई थी उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से ही, रेवोल्यूशन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अक्टूबर में जो नॉर्मली जो वहाँ की घटनाएं हुई थी। दिस डिड कम अबाउट, यह कैसे हुआ। ठीक है, व्हाट वर द सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन ऑकर्ड। जब रेवोल्यूशन हुई तो उस वक्त वहाँ की समाज को राजनीतिक स्थिति कैसी थी।
ठीक है। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट्स लुक द रशिया फ्यू ईयर बिफोर रेवोल्यूशन। तो इनके आंसर हमें कैसे मिल सकते हैं, जब हम रशिया को कुछ सालों से पहले के बारे में जानेंगे। देखो बेटा, यहाँ देख सकते हैं ये पेंटिंग है जार निकोलस सेकंड की 1900 की, ठीक है। जार वहाँ का शासक था, जार निकोलस जो था वो रशिया का शासक था। इन 1914 तसार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। जो 1914 में रूस और पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का जो है उसका शासन था। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूड करंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, इस्थोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। जो मॉस्को के पास आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उनके अलावा आजकल जो जहाँ पर फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से जो हैं वो किसके कंट्रोल में आते थे, वो कहाँ किसके अंडर माने जाते थे, वो रूस के अंडर ही आते थे, ठीक है। यानी वो रूस का ही हिस्सा था। The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church. But the empire also included Catholics, Protestant, Muslim, and Buddhist. अच्छा, ये जो आपका रशिया है, ये जो है ये साम्राज्य कहाँ तक प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। और आज के मध्य एशिया जो मिडिल एशियन है, एशिया के जो राज्य हैं उनके साथ साथ ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी क्या है इसी के कंट्रोल में आते थे, इसी के अंदर आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो शाखा है, रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले क्या है जो है बहुत सारे लोग थे। लेकिन क्या इस साम्राज्य के जो तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्ट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। यानी इन एरियाज में कैथोलिक लोग भी रहते थे, जो प्रोटेस्टेंट के मुस्लिम थे वो भी रहते थे, और बौद्ध भी रहते थे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इस मैप में जर्मनी, फ्रांस, ये सारा एरिया आपका रशिया में आता था, ठीक है। रशियन एम्पायर को बताया गया है, ठीक है। कब तक का है ये? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का है। अब इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। तो रशियन रेवोल्यूशन के लिए जो इकोनॉमी थी उस टाइम, वहाँ की उनकी इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ कैसा उनकी सोसाइटी थी, तो ये हम पढ़ेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशिया पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। जो जैसे जैसे 20th सेंचुरी की शुरुआत थी तो बहुत सारे जो रशिया के लोग थे वो क्या करते थे, खेती से जुड़े हुए थे। अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पीरियर्स पीपल पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। लगभग 85% तक जो लोग थे वो क्या थे, वो किस पर अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी लिविंग के लिए, रहने के लिए किस पर निर्भर थे, एग्रीकल्चर पर ही निर्भर थे, ठीक है। यानी वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर से ही अर्निंग करते थे। दिस प्रोपोर्शन वाज हाईली देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। और ये क्या है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो है हिस्सा यहीं का है, ठीक है। यानी जो यूरोप के जो देश में जितने भी लोग जो काम करते थे उसमें सबसे ज़्यादा जो है लोग किस पर, खेती पर ही निर्भर रहने वाले लोग थे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%। फ्रांस और जर्मनी में जो खेती पर निर्भर रहने वाले लोग हैं वो 40 से लेकर 50% से ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। वहाँ पर तो इतने नहीं थे। इन द एम्पायर cultivators produced for the market as well as their own need, and Russia was made a exporter to gain। जो रूस के जो किसान थे वो अपनी ज़रूरतों के लिए ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी जो है वो फसल को पैदा करते थे, यानी खुद की ज़रूरत के लिए भी और मार्केट में भी सेल कर देते थे। रूस जो है वो अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था। यानी निर्यात मतलब किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करने वाला था, ठीक है।
इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, जो उद्योग थे वो क्या थे, बहुत कम थे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज एरिया वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को था वो जो है मेन बहुत प्रमुख औद्योगिक इलाके थे, यानी ठीक है, मेन जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं। क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एक्सटेज अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। जो कारीगर थे, ज़्यादातर जो उत्पादन कारीगर ही करते थे, यानी कारीगर बहुत सारा उत्पादन करते थे, और लेकिन जो कारीगर थे उन वो क्या है, वर्कशॉप के साथ साथ बहुत बड़े बड़े कल कारखाने जो होते हैं, यानी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें भी, वर्कशॉप जो होती हैं उनमें भी वो काम करते थे, यानी वो दोनों जगह काम करते थे। ठीक है, वर्कशॉप के साथ साथ वो बहुत बड़े बड़े कारखानों में भी, फैक्ट्रीज़ में भी काम करते थे। बहुत सारे जो फैक्ट्रीज थी वो 1890s तक जो थी वो बहुत सारी क्या है 1890 तक चालू हो गई थी। और रूस में जो ट्रेन का, रेलवेज़ का जो नेटवर्क था वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, फैलता जा रहा था। ठीक है, और इन इंडस्ट्रीज़ में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो भी क्या था, बढ़ गया था। ठीक है, फॉरेनर जो थे, फॉरेन लोग थे, वो भी जो है वो इंडस्ट्रीज़ में क्या है, इन्वेस्ट करने लगे थे। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वार्टर ड्रॉप्ड। जो कोल का प्रोडक्शन था, यानी जो कोयले का जो प्रोडक्शन था, उत्पादन था, वो डबल हो गया था। स्टील उत्पादन में 4 गुना की वृद्धि हो गई थी। ठीक है, यानी जो स्टील का प्रोडक्शन था वो आयरन और स्टील का वो क्या है, उनमें 4 गुना की वृद्धि हो गई थी। बाय 90s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर क्राफ्टमैन ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। और 1900 के 1900 का जो दशक था उसमें कुछ इलाकों में जो वर्कर्स थे, यानी जो कारीगर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो क्राफ्टमैन थे, उनका क्या था, उन लोगों की संख्या लगभग इक्वली हो गई थी, बराबर हो गई थी। मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज तक क्या थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी लोगों की। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट जो है सुपरवाइज़ करती थी इन फैक्ट्रीज़ को। ठीक है, जो है कि क्या मज़दूरों को जो कम वेतन मिल रहे थे और जो उनके काम करने के जो घंटे हैं वो निश्चित हो, इस बात का क्या है, सरकार जो है बहुत इन फैक्ट्रियों पर सरकारी विभाग बहुत बड़ी नज़र रख रहे थे। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल बीइंग ब्रोकन। जो लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो थे वो इन नियमों को जो लोग तोड़ रहे थे उनको रोक पाने में कामयाब नहीं हो सके, यानी उनको नहीं रोक रहे थे। इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप और द वर्किंग डेज वाज समटाइम 15 आवर्स। जो काम करने के घंटे थे, ठीक है, वर्कशॉप में या जो फैक्ट्रीज़ में जो काम करते थे वहाँ लगभग उनका काम करने के घंटे 15 घंटे तक हो जाते थे। ठीक है, कंपेयर्ड विथ 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज़। और जबकि कारखानों में जो मज़दूर काम करते थे वो 10 से 12 घंटे के बीच काम करते थे। ठीक है, यानी जो वर्कशॉप में या किसी भी छोटी सी यूनिट काम करते थे तो वो 15 घंटे तक काम कर लेते थे, उनका मतलब 15 घंटे तक काम वर्किंग आवर्स हो जाते थे। लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी वहाँ पर लोग क्या है 10 से 12 आवर्स तक ही काम करते थे। एकोमोडेशन वेरीज फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेंट्रीज। और जो मज़दूरों के रहने के लिए भी कमरे से लेकर जो उनकी डॉर्मेंट्रीज तक थी वो सब अलग अलग, मतलब उनके हर चीज़ के लिए सब अलग अलग तरह की व्यवस्था थी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं वर्कर्स इन बंकर्स इन डोमेंट्री इन प्री रेवोल्यूशनरी एरिया रशिया। तो रशिया में रेवोल्यूशन से पहले लोग किस तरीके से, ये आपकी डोमेंट्रीज होती हैं। ठीक है, दिस स्लिप्ड इन शिफ्ट एंड कुड नॉट कीप देयर फैमिलीज विद देम। क्या करते थे, वो सिर्फ यहाँ पर शिफ्टों में सोते थे कि अभी हम सो रहे हैं फिर तुम सो, लेकिन उनकी फैमिलीज जो है उनके साथ नहीं होती थी। ओके, वर्कर्स वर डिवाइड सोशल ग्रुप ऑफ वर्कर्स किस में डिवाइड थे, सोशल ग्रुप्स में डिवाइड थे। अलग अलग जो है सामाजिक स्तर पर क्या है मजदूर क्या है बटे हुए थे। ठीक है,
सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद विलेज फ्रॉम विच दे केम, और कुछ मजदूर जो हैं अपने जो गांव से थे, गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे, मतलब गांव से उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे अभी भी। अदर हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली, और कुछ लोग क्या थे, सिटी में आकर परमानेंटली वहीं बस गए थे, मतलब उन्होंने गांव से कोई रिलेशन नहीं बना के रखा था। वर्कर वर डिवाइडेड बाय स्किल, और वर्कर क्या है, अपनी जो उनकी क्षमता होती थी, जो स्किल होती थी, योग्यता जो होती थी, उसमें क्या था, उसके ऊपर वो डिवाइडेड थे, अलग अलग थी उनकी स्किल्स, क्योंकि सभी में स्किल अलग होती है, तो लोग वर्कर जो है उसी में डिवाइडेड थे। अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमोंग देयर वर्कर्स, और जो सेंट पीटर्स के जो मेटल वर्कर्स थे उन्होंने ने कहा था कि जो उन लोगों ने कहा कि धातु कर्मी जो मज़दूरों में खुद को साहब मानते थे, ठीक है, जो मेटल वर्कर्स होते थे वो मज़दूरों में खुद को मतलब हम जो नॉर्मल मज़दूर हैं हम उनसे बड़े हैं, ठीक है, उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत तो रहती ही थी, यानी उनका जो काम होता था उसके लिए वो खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छे से निपुण हुए, अपना काम बहुत अच्छे से उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी, ठीक है, इस काम के लिए उन्हें उनको स्किल की ज़रूरत होती थी। वुमेन मेड अप 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914, और जो 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतें कितनी हो सकती थी, 31% थी, लेकिन पुरुषों के मुकाबले उन्हें क्या मिलता था, जो उनका वेजेस था, उनका जो सैलरी थी वो उनको कम मिलती थी, उनका वेजेस जो है कम था, ठीक है, लगभग कितना कम था, पुरुषों के मुकाबले उनकी तनख्वाह आधे से लेकर 3/4 जो थी वो कम होती थी, 3/4 तक कम होती थी। और जबकि द डिवीज़न अमॉन्ग वर्कर शोड देमसेल्फ इन ड्रेस मैनर्स टू, और जो मज़दूरों के बीच जो उनका डिफरेंस था, ठीक है, जो वो क्या था, उनके पहनावे से लेकर उनके व्यवहार, यानी सभी मज़दूरों के लिए जो है पहनने का तरीका, पहनने की ड्रेसेस जो थी वो अलग होती थी। सम वर्कर फॉर्मेड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशन वर फ्यू। जो कुछ मज़दूर थे, कुछ मज़दूरों ने बेरोजगारी या जब आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए बहुत जो है कुछ संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन क्या थे, बहुत कम थे, यानी उन लोगों ने संगठन तो बना लिए लेकिन वो संगठन क्या है, बहुत कम थे, कि जिससे वो ऐसे समय में जब ज़रूरत होती थी तो वो उसमें क्या है काम कर सकें। डिस्पाइट डिवीज़न workers did unite to strike work when they disagree with employer but dismissal or work condition। जब कभी भी इन विभेदों में जो इनमें कभी आपस में विभेद होता था तो किसी को भी नौकरी से, जैसे किसी को भी नौकरी से निकाल दिया जाता था, तो मालिकों से या उन्हें उनके मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मज़दूर क्या है, इकट्ठा होकर स्ट्राइक कर देते थे, यानी जब भी कभी किसी के साथ कुछ गलत हो जाता था, किसी को काम से निकाल दिया जाता था, ठीक है, या फिर मालिक से उन्हें कोई कंप्लेंट होती थी, तो सभी मज़दूर क्या है, इकट्ठे हो जाते थे, यानी उनमें यूनिटी थी। 1896 से 1897 के बीच जो है, जो कपड़े का जो उद्योग था, और जो 1902 में जो मेटल का जो उद्योग था, उसमें जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है हड़ताल पर चले गए थे, ठीक है, यानी उससे उनकी यूनिटी शो होती है। इन द कंट्री यार्ड पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। कंट्री यार्ड मतलब देहात में जो गांव के जो के लोग थे, गांव के इलाके में ज़्यादातर जो है ज़मीन पर किसान जो है खेती करते थे, ठीक है, बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च वॉन्ट लार्ज प्रॉपर्टी। लेकिन जो बहुत सारे जो संपत्ति के जो संपत्तियों पर किसका, सामंतों का राजशाही, यानी जो मोनार्कीज जो होते हैं, जैसे ऑर्थोडॉक्स चर्च जो होते हैं उनका, ऑर्थोडॉक्स चर्च का, और क्राउन यानी राजशाही जो था, इनका क्या था, इनका कब्जा था, ठीक है। लाइक वर्कर प्रेजेंट वर टू डिवाइडेड, और क्या था, जो मज़दूरों की तरह किसान भी क्या है, बटे हुए थे, ठीक है। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, और वो क्या थे, क्योंकि किसान जो है बहुत ज़्यादा कैसे धार्मिक स्वभाव के थे, ठीक है, यानी धर्म को मानने वाले थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केस
दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। लेकिन कुछ केसों को छोड़कर, बस कुछ एक दो बातों को छोड़कर क्या है, तो वे क्या करते थे, सामंतों और जो नवाब थे यानी जो नोबल्स थे उनका वो क्या करते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, नोबिलिटी मतलब जो सामंत कौन होते थे, सामंत वो लोग होते थे बेटा जिनके पास बहुत ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी होती थी, ज़मीन होती थी, और वो क्या करते थे, किसानों से खेती करवाते थे। ठीक है, नोबल्स वर देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार। तो नोबल्स क्या करते थे, जो नोबल्स होते थे वो जो जार उनके पास पावर होती थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जार को जो है वो सर्विस प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, लेकिन क्या करते थे वो, ऐसा क्या है, लोकप्रियता की वजह से, मतलब लोग पॉपुलर होने के लिए नहीं करते थे, बल्कि वो जार के प्रति बहुत ज़्यादा क्या था, उनको निष्ठा थी, और सेवा के बदले में जो है उनको ये प्रॉपर्टी जो है मिली थी। ठीक है, यानी जो नोबल्स को पावर और पोजीशन जो मिली थी, ये जार की सेवा के बदले में मिली थी, ना कि वो लोग पॉपुलर थे इस वजह से मिली थी। In Russia, peasants want to land of nobles to give given to them। जो रशिया में जो यानी रूस में जो लोग थे, in Russia peasants wanted the land of the nobles to given to them। जो रशिया के जो लोग थे उन्हें क्या है, ये लैंड क्या था, नोबल से मिली थी, वो नोबल से लेना चाहते थे अपनी ज़मीन। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट एंड इवेंट मर्डर्ड लैंडलॉर्ड। और उन्होंने क्या किया, इसके बाद में उन्होंने जो है जो वहाँ के जो लैंड ओनर्स थे उनको उन्होंने रेंट देना बंद कर दिया, और उन्होंने कुछ जो लैंड ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड जो थे, उनका क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। इन 1902 दिस ओकर्ड अ लार्ज स्केल ऑफ साउथ अफ्रीका। और 1902 में ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ, कहाँ पर, साउथ रशिया में, अफ्रीका नहीं बेटा, रशिया। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। और 1905 तक पूरे रशिया में इस तरह की जो है घटनाएं देखने को मिलने लगी। ठीक है, यानी जो है धीरे धीरे, क्योंकि अभी रशिया में जो लोग थे वो क्या, किसान जो थे वो नोबल से अपनी ज़मीन चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, नवाबों से क्या है, लड़ाइयाँ भी लड़ी इसके लिए। ठीक है, और उन्होंने नवाबों से उनको टैक्स देना बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो है, ऐसी छुटपुट घटनाएं जो हैं बहुत सारी देखने को मिलने लगी। रशियन पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट इन अनदर वे। जो रशियन पीजेंट थे वो यूरोपियन पीजेंट से बिल्कुल अलग थे। दे पोल्स देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इन अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। जो रूस के किसान थे वो है यूरोप के किसान से बिल्कुल अलग थे। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो किसान थे वो बिल्कुल समय समय पर क्या करते थे, अपनी सारी ज़मीन जो कम्यून जो होते थे उनको सौंप देते थे। फिर कम्यूनी प्रत्येक परिवार की ज़रूरतों को हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटते थे। ओके।